Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson वर्ण। बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में वर्ण, वर्णमाला, अयोग व आदि के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, वर्ण वर्ण बच्चों, हम लोग दिन भर कुछ न कुछ ध्वनियां या आवाज सुनते रहते हैं, जैसे मोबाइल फोन की रिंगटोन या किसी पक्षी की बोलने की आवाज। ऐसे हम लोग दिन भर कुछ न कुछ सुनते रहते हैं और हमारे मुंह से भी कुछ ना कुछ ध्वनियां, हम भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या ध्वनियां निकलती है। इन्हीं ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जब इन्हीं ध्वनियों को ऐसे लिखा जाता है तो वो क्या कहते हैं? अक्षर कहलाते हैं। चलिए, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं और समझते हैं। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे वर्ण कहलाते हैं। यानी कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए हम उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण, जैसे ये मोर लिखा है, हमने बोला मोर, और ये क्या है? ये सब ध्वनियां हमारे मुंह से निकली और हमने इनको यहाँ पे लिख लिया। ठीक, इनको लिखते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और इन्हीं को मिला के लिखने से एक शब्द बन जाता है। जैसे म प्लस ओ की मात्रा प्लस रा प्लस छोटा, मोर क्या बन गया? मोर। मेला, म प्लस ए की मात्रा प्लस ला प्लस बड़े आ की मात्रा, सब मिलाकर क्या बन गया? मेला। तो ये क्या है? ये अलग अलग वर्ण लिखे हैं। इन अलग अलग वर्णों को एक करके एक शब्द बन गया मोर और मेला। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला को भी पढ़ते हैं और समझते हैं। वर्णमाला बच्चों, आपने देखा होगा माला, वर्णमाला मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप समझिए माला क्या होती है। माला, जैसे आपने देखा होगा रंग बिरंगे फूलों की एक माला होती है या मोतियों की भी माला होती है, उसको माला कहते हैं ना। लेकिन जब वही माला, मोतियां या फूल जो है अलग अलग होते हैं, एक धागे में पिरोए नहीं होते हैं, तो क्या आप उसको माला कहते हैं? नहीं, आप उसको क्या कहते हैं? फूल या मोती कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग। लेकिन जब उन्हीं फूलों को या उन्हीं मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं तो वो माला कहलाती है। उसी तरीके से वर्णमाला भी होती है। वर्ण जो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम सभी वर्णों को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की किताब में, आपकी किताब में आ से लेकर आह तक, ज्ञा तक, आहा तक और उसके बाद गा से लेकर ज्ञा तक एक साथ लिखे रहते हैं। इन्हीं लिखे हुए तरीकों को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने वर्णमाला की भी परिभाषा लिखी है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो एक साथ लिखा जाता है मिलाकर उसको ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला भी आपको क्लियर हो गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है वर्णमाला के प्रकार। अब हम यहाँ पे समझेंगे वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? वर्णमाला के बच्चों दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर, आ से लेकर अ तक के सभी वर्णों को स्वर कहते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। कितनी संख्या होती है? 11 होती है। और स्वर का जो उच्चारण है, इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से ही इसका उच्चारण होता है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन, का से लेकर ज्ञा तक के सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है और व्यंजन के उच्चारण के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर व्यंजन का जो उच्चारण है बिना स्वर के नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया वर्ण के प्रकार। वर्ण और स्वर और व्यंजन वो कितने, स्वर की कितनी संख्या है? 11 और व्यंजन की 33। ये क्लियर हो गया बच्चों। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य वर्ण। अब आप सोचेंगे ये अन्य वर्ण क्या है? हमारे हिंदी भाषा में अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। जैसे पहला है अयोग वाक्, दूसरा है संयुक्त व्यंजन और तीसरा है विकसित व्यंजन। तो सबसे पहले हम अयोग वाक् के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अयोग वाक् के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो अनुस्वार की जो मात्रा होती है वो स्वर के ऊपर ऐसे
लगाई जाती है ना। अनुस्वार जो है हमेशा स्वर के ऊपर बिंदी की तरह लगती है, इसी बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, हमने इसका उच्चारण किया गंगा, इसका उच्चारण नाक से हो रहा है और हमने इसकी क्या मात्रा लगाई है, स्वर के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर ही हमने इसकी मात्रा लगाई है, व्यंजन के ऊपर। तो ये क्या होगा, ये हमेशा ऊपर ही लगती है और बिंदु की तरह होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अनुसार, अनुसार की मात्रा कैसे होती है, ऐसे बिंदी की तरह होती है। ठीक है, अब हम अनुनासिक यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अनुनासिक, अनुनासिक का जो उच्चारण है मुंह और नाक दोनों से होता है और इसकी मात्रा हमेशा चंद्र बिंदु की आकार ऐसे होती है। इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो आकृति है, जो इसका डिजाइन है, वो चंद्र बिंदु की आकार की तरह होता है। इसे अनुनासिक और चंद्र बिंदु दोनों ही कहा जाता है। ये इससे बने हुए कुछ शब्द जैसे आंख, ये देखिए आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और खा, आंख। सांप, तो ये इस तरह से इसकी चंद्र बिंदु की मात्रा यानी कि अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आंख और सांप ये अनुनासिक से बने हुए शब्द, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, हमारा जो लास्ट का है विसर्ग, इसके बारे में भी जानते हैं। विसर्ग, विसर्ग की जो मात्रा है वो हमेशा ऐसे होती है, गोल दो बिंदु की तरह होती है और ये हमेशा पीछे लगाई जाती है। ठीक है, ऐसे जैसे कि आ के पीछे आ लिख दिया मैंने और उसके पीछे मैंने ये दो बिंदु लगा दिए, ये दो बिंदु ही विसर्ग की मात्रा कहलाती है। जब हम विसर्ग की मात्रा किसी शब्द में लगाते हैं तो उसका उच्चारण हा के स्वर के समान, जैसे हमने कोई शब्द लिखा तो उसमें हा का उच्चारण होता है। जैसे हमने लिख दिया, देखिए अब अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो ये क्या हो गया, प्रात। लेकिन अगर हमने इसमें बिंदी लगा दिया, विसर्ग की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, प्रातः। हमारे मुंह से हा का भी उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या है, ये विसर्ग की मात्रा है। तो बच्चों आपको अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे दूसरा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब दो कोई चीजों को संयुक्त यानी कि एक दूसरे में मिला दें और उसकी मूल पहचान समाप्त हो जाए, एक नया व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो व्यंजनों के मिलाकर जब कोई एक नया व्यंजन बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपने देख रहे होंगे क प्लस श क्या बन गया, छ, यानी कि छ से क्षत्रिय। त प्लस रा क्या बन गया बच्चों, त्र, त्र से त्रिशूल। ज प्लस इया बन गया ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। श प्लस रा बन गया श्र, यानी कि श्र से श्रमिक। तो बच्चों ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन, मतलब दो व्यंजनों से बने ऐसे शब्द जिनकी अपनी मूल पहचान समाप्त हो जाती है और नया व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे तीसरा विकसित व्यंजन। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में ड और ढ का जो है विकसित किया गया, इसीलिए इसको विकसित व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये डा और ढा, आप सोच रहे होंगे हमारे व्यंजन में तो ये भी आता है डा से डलिया और ढा से ढक्कन, लेकिन डा से डलिया के नीचे बिंदी नहीं लगी है और ढा से ढक्कन के नीचे बिंदी नहीं लगी है। और इसमें जो हमने विकसित व्यंजन जो है इसके नीचे क्या लगी है, डा और ढा,
इसके नीचे क्या लगा है, बिंदी लगी हुई है। ये दोनों में अंतर है। और बच्चों एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग यानी कि इन विकसित व्यंजन का प्रयोग हमेशा शब्दों के बीच में होता है। जैसे कि हमने लिख दिया सड़क, रक, ये देखिए ये हमेशा शब्दों के बीच में आता है, इनसे कोई भी शब्द नहीं बनते, यानी कि ये जो है सॉरी किसी भी शब्द के आगे नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए डा से दाल होता है, ये क्या हो गया, इससे तो कोई एक नया शब्द बन भी गया, हमने दाल से दाल लिख दिया, दलिया लिख दिया, है ना। लेकिन ये जो है हमेशा आगे लगता है, और जो विकसित व्यंजन है वो हमेशा शब्द के बीच में लगते हैं। इनसे कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती, इनसे हमेशा शुरुआत होती है, ये आगे लगते हैं और ये बीच में लगते हैं। तो बच्चों आपको विकसित व्यंजन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों इस क्लास में आज हमने पढ़ा वर्ण, वर्णमाला, उनके प्रकार, अयोगवा, विकसित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा बच्चों। इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।